फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। कहते हैं कि जब कोई आदमी सफल हो जाता है तो उसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ या ऐसी चीज़ें जुड़ जाती हैं। कहने वाले कहते हैं कि अरे ऐसे तो नसीब था, सफलता मिल गई, नहीं तो इतने दिन से पता नहीं क्या कर रहे थे, कुछ नहीं। लेकिन सबकी किस्मत ऐसी नहीं होती। कई लोगों को 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10-10 साल तक लगाना पड़ जाता है एक छोटी-सी या बड़ी परीक्षा पास करने में। ऐसे ही एक आज हमारे साथ हैं सरोज कुमार जी, जो वर्तमान में लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग में शोध छात्र हैं, पीएचडी प्रथम वर्ष के छात्र हैं। उनका परिचय थोड़ा सा करवाते हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सरोज कुमार है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग का शोधार्थी हूँ। तो ये पूछना चाहेंगे कि अ, आज तो आप जेआरएफ क्वालिफाइड हैं और जेआरएफ में लगभग 45,000 के आसपास मिलता है रुपया पर मंथ। लेकिन इसके जब तक जेआरएफ आप नहीं थे तब तक ऐसा नहीं रहा होगा। तो वो कौन सी परिस्थितियां थी जिन्होंने आपको मोटिवेट किया? किन किन परिस्थितियों में आपने पढ़ाई की? क्योंकि मैंने सुना है, रिसर्च करने के टाइम मैंने पाया कि आपका एमए 2019 का है। 2019 के एमए के बाद 2024 में या जनवरी 25 में पीएचडी में एडमिशन लेना, तो मोटे तौर पे 5 साल का समय किसी के लिए भी व्यतीत करना, वो भी बिना किसी सफलता के, थोड़ा सा कठिन होता है। आदमी दिन ब दिन टूटता जाता है। कैसे आपने उसको संभाला, अपने आप को दिन प्रतिदिन मोटिवेट रखा, उन सब चीज़ों के बारे में अभी आपसे बात करेंगे। लेकिन चलते हैं साथियों, पहले इनका थोड़ा सा दिखाते हैं कि कहाँ पर ये रहे, कहाँ नहीं रहे। तो ये एक गली है और इस गली में ये देखिए, दिखाइए भैया, ये इनका है मकान जहाँ से अंदर जाते हैं। देखिए कैसे कैसी तंग गलियों में, तंग कमरों में रह के लड़के तैयारी करते हैं। ये देखिए कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है लोगों को। ये सरोज जी का कमरा है। बहुत खुश नजर आ रहे हैं सरोज भाई। शायद पहले इतना खुश नहीं रहते होंगे या कभी कभी बहुत दुख का सामना करना पड़ता रहा होगा। आइए दिखाते हैं अंदर। ये घुसते ही टाइम इनका किचन शुरू हो जाता है, जहाँ पर खाना बनाते हैं। इधर तमाम सारे बर्तन वगैरह रखे हैं। हाँ, और उसके बाद इस दरवाजे से या कह लो कि इस ड्योढ़ी से शुरू होता है इनके शिक्षा या कह लो कि शिक्षा रूपी मंदिर का सफर, जहाँ पर बैठ के अब ये पढ़ाई करते हैं। पहले ये रूम इनका नहीं था। अभी थोड़ा-सा इनके बारे में चर्चा परिचर्चा करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कैसा इनका जीवन रहा। उसके बाद आपको दिखाएँगे इनका पुराना रूम भी। मैंने बात करते टाइम पाया कि पुराने रूम का नाम लेते ही फिरोज भाई रुआँसे से हो गए, तो अभी देखते हैं। अब बताइए कि आपने 5 साल का समय कैसे बिताया? कितनी उलझनें, कितना दुःख, कितना लोगों के ताने, क्योंकि जब कोई 1 साल कुछ ना कर पाए तो उसको बहुत झेलना पड़ता है। जब वो लड़का घर जाता है होली में, कभी दिवाली में, तो उसको घरवाले भले ही ना कहें, मोहल्ले वाले, कई बार रिश्तेदार कहते हैं। तो किस तरीके से आपने वो सब झेला? बताइए। हाँ, जब तक जेआरएफ नहीं हुआ था तब तक बहुत संघर्ष के दिन रहे और मैंने बहुत प्रयास किया। सन 2019 से नेट हो गया था उसी समय एमए करते-करते, लेकिन जेआरएफ नहीं हो रहा था। 1-2 नंबर ऐसे करते। जी। इसीलिए हमने उसको ब्रेक भी नहीं किया कि हाँ, 1-2 नंबर से नहीं हो रहा तो कोशिश करते रहें, हो जाएगा। ऐसे करते-करते हमें लगभग 4-5 साल हो गए और उसके बाद जेआरएफ क्लियर हुआ। जेआरएफ से पहले ही जस्ट 6 महीने पहले ही मेरा एडमिशन हो गया था लखनऊ विश्वविद्यालय पीएचडी में? पीएचडी में, हुँ। लखनऊ विश्वविद्यालय में। तो इससे एक वो मिल गया कि हाँ, पीएचडी कर रहे हैं तो जेआरएफ भी हो ही जाएगा। जी। तो मैंने और मेहनत की और लग जून सन 2025 में मेरा जेआरएफ क्लियर हुआ। तो अब जेआरएफ के बाद तो ज़िंदगी मज़्ज़म कट रही होगी, मतलब ठीक-ठाक पैसा मिलता है, जिसमें ना तो कुछ, मतलब इतना पैसा मिलता है कि आदमी की अच्छी खासी पढ़ाई चल जाए, ज़िंदगी चल जाए, ठीक है? तो अब थोड़ा-सा जानना चाहेंगे, जैसा अभी विश्वविद्यालय ने हाल ही में पीएचडी के फॉर्म जारी किए हैं।
तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि क्या यहाँ का प्रोसेस होता है? फॉर्म भरने का तो प्रोसेस खैर में वीडियो में लोग बता ही देते हैं। लेकिन एक कमी कह लीजिए विश्वविद्यालय की या प्रेडिक्शन ना कर पाने की स्थिति कह लीजिए, लखनऊ विश्वविद्यालय में एंट्रेंस एग्जाम का पेपर नहीं मिलता। तो जैसा कि आप हिंदी विभाग में पीएचडी कर रहे हैं और कई लोग कितने ही साल से ट्राई करते रहते हैं, पीएचडी में नहीं हो पाता। आजकल शायद पीएचडी में एडमिशन लेना जॉब पाने से भी कई मायनों में, कई पैरामीटर पे मुश्किल होता जा रहा है। हाँ, ये बात तो है, क्योंकि एक हमारे साथ एक दोस्त था, उसका ईएमआरएस में तो हो गया था, लेकिन यहाँ पीएचडी में नहीं हो पाया हिंदी सब्जेक्ट से। तो ये कह सकते हैं कि जॉब से भी एक तरीके से कठिन हो जाता पीएचडी में एडमिशन लेने, क्योंकि इस समय जेआरएफ और इन सब चीज़ों के प्रति लोग जागरूक हो गए, तो ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है एडमिशन लेने के लिए। तो सरोज जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि जो अभी 2025-26 के सत्र में पीएचडी में दाखिला पाना चाहते हैं, चूँकि इस बार पता चला है कि कैंपस में 17 सीटें हैं हिंदी विभाग में, तो जिनको कैंपस में या नहीं कैंपस में हो पाता है किन्हीं कारणों से, जिनको कॉलेजेस में एडमिशन लेना है या एक ब्रॉड लेवल पे देखें तो एडमिशन लेना है पीएचडी में, उनको कैसे अपने सब्जेक्ट की तैयारी करनी चाहिए और जो भी रिसर्च मेथोडोलॉजी वगैरह पूछी जाती है उसकी तैयारी कैसे, और क्या कुछ आप बुक्स सजेस्ट करना चाहेंगे, कौन-कौन तरीकों से पढ़ाई करनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल। और एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि अब ज़्यादातर यूनिवर्सिटियों में पेपर का सिस्टम खत्म हो गया कि अब जेआरएफ और नेट का जो एग्जाम होता उस लेवल पे एडमिशन होता, तो जो जेआरएफ नेट नहीं उनका एडमिशन लेने का सपना टूट जाता है। इस वजह से लखनऊ यूनिवर्सिटी ये बहुत अच्छा मौका दे रही कि यहाँ एंट्रेंस हो रहा है और इसमें जो मेहनत करेगा उसका एडमिशन हो जाए। ये जरूरी नहीं उसका नेट जेआरएफ ही हो, अगर वो बिना नेट जेआरएफ ही मेहनत करता 70 नंबर का जो पेपर होता उसमें अच्छा मार्क लाता है तो हो जाता। हमारा भी जेआरएफ नहीं था, बिना जेआरएफ के एडमिशन हुआ, तो इसी तरीके से कोई भी एडमिशन ले सकता है और उसकी तैयारी इस तरीके से किया जा सकता है। जैसे अदर यूनिवर्सिटियों में पहले एंट्रेंस एग्जाम होता था, तो वहाँ के प्रीवियस ईयर पेपर हम जहाँ से भी खोज पाएँ, जहाँ से देख पाएँ, उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी का ऐसा कोई नियम नहीं, ये लोग पेपर नहीं देते, तो यहाँ कोई पेपर पीडीएफ वगैरह कुछ नहीं मिलता है। तो हम दूसरे यूनिवर्सिटियों से मदद ले सकते हैं कि वहाँ के जो पीएचडी एंट्रेंस हुए हैं, उन पेपरों को हम पढ़ें और उनसे हम अपना आगे का कि कैसे तैयारी करना, कैसे एग्जाम होता, तो उन चीज़ों से हम जान सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि लखनऊ विश्वविद्यालय में और यूजीसी के गाइडलाइंस है कि पीएचडी के प्रवेश पात्रता परीक्षा में दो कैटेगरी के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से कुछ रिसर्च मेथोडोलॉजी माने कि शोध प्रविधि और सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो भी आपका विषय, हिंदी है तो हिंदी से, इतिहास है तो इतिहास से, गणित है तो गणित से। तो अब इन अलग अलग कैटेगरी पे आपसे थोड़ा बात करना चाहते हैं। शोध प्रविधियों के क्वेश्चन जितने भी आते हैं, 35 क्वेश्चन आते हैं, 35-35 का कैटेगराइजेशन है। उन 35 क्वेश्चंस में से शायद 35 कर पाना तो संभव नहीं होता, लेकिन जितना मैक्सिमम कोई कर पाए, उनके लिए क्या कुछ आप बुक्स या कोई यूट्यूब चैनल या कुछ भी आप सजेस्ट करना चाहेंगे जहाँ से पढ़ के वो अच्छा कर सके? रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में। रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में ये कह सकते हैं कि जो पीएचडी दे रहा हो लगभग नेट जेआरएफ की तैयारी तो कर ही रहा होगा या नेट जेआरएफ एग्जाम दे रहा होगा, तो उसमें इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं अगर वही पैटर्न अपनाए नेट जेआरएफ का जो फर्स्ट पेपर का तैयारी करने का, उसके एक रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर जो होता है एक यूनिट, उसको पढ़े तो उसमें काफ़ी बेहतर हो जाता है। उसके अलावा भी बहुत सारी बुकें हैं और हमें लगता है कि उन बुकों को पढ़ना बच्चों के लिए इतना समय नहीं रहता है, नेट जेआरएफ में जो पढ़ रहा उसी को और बेहतर कर ले और अच्छा हो जाता है रिसर्च मेथोडोलॉजी। हाँ, सब्जेक्ट जो है, जो 35 क्वेश्चन सब्जेक्ट के हैं, उनके लिए हिंदी से मैं हूँ तो हिंदी के बारे में बता सकता हूँ। एक विनय मोहन शर्मा की बुक आती है, शोध प्रबंध। विनय मोहन शर्मा की शोध प्रविधि जो आप बुक बता रहे हैं, क्या वो बुक सामान्य रूप से शोध प्रविधि के लिए है या वो हिंदी विषय को स्पेसिफाइड करते हुए शोध प्रविधि को लेकर है? वो सिर्फ हिंदी विषय को लेकर ही है। हिंदी में जो सबसे पहले रिसर्च हुआ, जो सबसे पहले काम हुए हैं रिसर्च के क्षेत्र में, उन्हीं को लेकर वो किताब है। लगभग उसमें से ऐसे 10 क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें जो और कहीं नहीं मिलते हैं, तो उसको पढ़ना
थोड़ा-सा ज़रूरी 200 पेज की है, उसको पढ़ा जा सकता है, और हिंदी की तैयारी तो कर ही रहे होगे, तो वो सारी किताबें तो पढ़ो ही, लेकिन ये थोड़ा-सा अलग पड़ जाती, तो इसको खरीदना ज़रूरी है। इसको हिंदी वाला ज़रूर खरीदें। कितना रहता है कि जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, उसमें नेट जेआरएफ में पढ़ा गया सिलेबस पाठ्यक्रम कितने हद तक या एक प्रतिशत रूप में देखें तो लगभग कितने प्रतिशत तक पीएचडी में काम कर जाता है? पीएचडी में तो लगभग 70% तक मान सकते हैं कि वो जो नेट जेआरएफ की हम तैयारी करते हैं उससे कवर हो जाता। कुछ चीजें हैं जो रिसर्च से एकदम गहराई से पूछी जा रही, तो उनको हमें कवर करना चाहिए। हर सब्जेक्ट के बारे में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हिंदी के बारे में कह सकते हैं। हिंदी की यही 2-4 किताबें जो उनको अलग से थोड़ा सा कवर कर ले, तो हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि हम जितने भी यूनिवर्सिटियां हैं या जहां तक हम कोशिश कर सकें प्रीवियस और वहां के मिल जाएं, तो उनको हम पढ़ें, उनसे बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है। तो ये जो 3 नियम आए थे यूजीसी वाले की परसेंटाइल के हिसाब से करेंगे, वो लखनऊ विश्वविद्यालय में नहीं है, जैसा कि आपने बताया, तो उसका बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सकता है लोगों को। क्योंकि देखिए साथियों, ऐसा होता है कि जैसे मैंने मान लीजिए नेट का एग्ज़ाम पास किया, अब कम परसेंटाइल पे भी मेरा नेट हो गया, मान लीजिए कट ऑफ 85 क्वेश्चंस की गई और 86 मेरे हैं, तो 86 पे हो गया मेरा नेट। किसी का नेट हुआ 90 क्वेश्चंस पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब परसेंटाइल देखेंगे तो उसका 90 वाले का ज़्यादा रहेगा, तो 90 वाले के एडमिशन के चांस ज़्यादा रहेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय में ये फ़ायदा है कि यहाँ प्रवेश परीक्षा कराई जाती है। जितना बेहतर आप प्रवेश परीक्षा में करेंगे, उतना बेहतर या कह लीजिए कि उतने ज़्यादा चांस रहेंगे आपके पीएचडी में दाखिला पाने के। तो अब चूँकि फॉर्म 21 फरवरी तक भरे जाएँगे, उसके बाद पेपर वगैरह होगा। तो क्या आप दर्शकों को या अपने जो भी साथी आने वाले हैं पीएचडी में, ख़ास करके हिंदी सब्जेक्ट में, उनको कोई टिप्स देना चाहेंगे जिनको वो फ़ॉलो करके या उससे कुछ सीख कर थोड़ा और बेहतर कर पाएँ, जितना वो कर सकते हैं उससे बेहतर कर पाएँ? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हिंदी वाले जितने भी बच्चे हैं उनसे ये कहेंगे कि हिंदी में काफी ज्यादा फॉर्म पड़ते हैं, और आपको चाहिए कि फोकस करना, मेहनत करो, क्योंकि लगभग 103 सीट हैं यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय में, तो लगभग 1000 फॉर्म पड़ेगा। उसमें नेट जेआरएफ अगर नहीं है आपका, तो वो 10 नंबर तुम पीछे छूट जाओगे। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा 70 नंबर में ही तुम्हारा बस है, उसमें जितना अच्छा। सरोज जी, माफ़ी चाहता हूँ लेकिन मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ। अभी जो आपने कहा कि आपका नेट जेआरएफ है तो कुछ 10 नंबर वाली आपने बात करी, तो ये पूरा जैसा कि मैंने सुना है और जानता हूँ थोड़ा बहुत कि यहाँ 100 नंबर पर मेरिट बनाई जाती है आपकी। तो क्या ये नंबर का आप क्लासिफिकेशन जो अभी आप 10 नंबर या कुछ भी कह रहे थे उसको एक डिटेल में हमें समझा पाते? क्योंकि दर्शकों को बड़ी दुविधा ये रहती है कि जेआरएफ के 10 मिलते हैं, नेट के कितने मिलते हैं, कैसे इंटरव्यू में मार्क्स को वेट असाइन किया जाता है, तो थोड़ा-सा उसके बारे में आप हाँ, बताइए। उसके बारे में बता। उसमें 2 कैटेगरी में होता है, एक रिटन एग्जाम जो 70 नंबर का होता है, एक इंटरव्यू हो जाता है जो 30 नंबर का। जब आप रिटन कह रहे हैं तो ये एमसीक्यू होता है या फिर लिखने वाले आंसर होते हैं? एमसीक्यू होंगे 35 क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी और 35 क्वेश्चन सब्जेक्ट का। वो सब ऑब्जेक्टिव 2 घंटे का पेपर होगा, और उसमें टाइम आपके पास काफी रहता है, जी, आराम से पेपर आप दे सकते नंबर के बारे में बताइए कैसे उसका क्लासिफिकेशन है? हैं। नंबर, अब इंटरव्यू जो दूसरा पार्ट है इंटरव्यू का, तो उसमें आप इस तरीके से देख सकते हैं कि 20 नंबर का इंटरव्यू होगा। अगर हम नेट जेआरएफ और इन सब चीजों को छोड़ दें, तो 20 नंबर का इंटरव्यू होगा, उसमें आपको जितने मिले, और उसके बाद 10 नंबर का जेआरएफ का होगा। जिसका जेआरएफ उससे 10 नंबर मिल जाएंगे। एनएफ ओबीसी जो है जिसका है उसको 7 नंबर मिल जाएंगे, जिसका नेट है उसको 3 नंबर मिल जाएंगे। इस तरीके से क्लास डिवाइड किया गया नंबरों को। पीएचडी छात्रों में एडमिशन को लेके, प्रक्रिया को लेके बहुत कह लीजिए कि दुविधा की स्थिति बनी रहती है, असमंजस की स्थिति रहती है। जब कई बार हम किसी से पूछते हैं कि क्या होगा तो कहते हैं रिटन परीक्षा होगी, लिखित होगा। अब लिखित का मतलब कई लोग ये खुलासा नहीं करते कि लिखित का मतलब डिस्क्रिप्टिव कि लंबे आंसर्स लिखने होंगे या गोला एमसीक्यू पैटर्न होगा। आपने उसको बताया, आपको धन्यवाद। और आपने नंबर का क्लासिफिकेशन बताया, कैसे नेट इंटरव्यू में काम होता है, कैसे-कैसे उसको, और आपने बहुत अच्छी चर्चा की कि कौन-कौन सी बुक्स को पढ़ के या किन टिप्स को अपनाकर कोई अ,
भावी शोधार्थी बहुत अच्छा काम कर सकता है और कैंपस में या एफिलिएटेड कॉलेजेस में जैसा उनके नंबर हो, मेरिट हो, उसके हिसाब से एडमिशन ले सकता है। साथियों, जैसा कि हमने कहा था कि सरोज जी के रूम के बारे में दिखाएँगे, पुराना रूम कैसे इन्होंने संघर्ष के दिन काटे, कितनी बार उसमें टूटे, कितनी बार खुद को उठाया, लोगों के ताने। दुःख होता है, सोच के ही दुःख होता है कि कैसे आदमी 4-5 साल लोगों की बातें सुन-सुन के काट देता है। तो चलिए दिखाते हैं अब आपको रूम। हालाँकि अब तो मैं भी थोड़ा भावुक हो गया, लेकिन अब भावुक होने का पल नहीं है। सरोज जी का रूम दिखाते हैं। चलिए सरोज जी। ये देखिए, ये इनके इस रूम का एंट्री पॉइंट है। मैं कहूँगा कैमरा वाले भैया से कि ये थोड़ा-सा इसको ज़ूम करके दिखाएँ कि कैसे कितनी तंग गलियों में, संकरी गलियों में आदमी रहता है। एकदम जहाँ से छत का पानी नीचे गिरता रहता है, वहाँ आदमी रहता है। सरोज भाई ने बताया कि पहले यहाँ ये जो जगह पड़ी है, यहाँ पर इनका किचन होता था, यहीं खाना बनाते थे। और ये है इनका रूम। ड्योढ़ी के उस पार इनका किचन था, खुले में किचन था। ड्योढ़ी के इस पार इनकी पढ़ाई-लिखाई होती थी, शिक्षा का मंदिर था। देखिए मुझे लगता है ये रूम बहुत नहीं है। मुझे लगता है 7 बाई 5 का होगा या 6 बाई 4 का रूम होगा। इस छोटे से रूम में 5 साल 6 साल का समय निकाल देना, छत मैं कहूँगा दिखाइए देखिए कैसी। तो हो सकता है कई बार बरसात में बूंदें रिसती हों या कुछ भी रहता हो, फिर भी आदमी पैसे के अभाव में या कुछ भी अभाव कह लीजिए, उसमें आदमी काटता है, टाइम निकालता है। इन्हीं अलमारी के जो भी रखने वाला स्थान है, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, होल्डर्स कह लीजिए, उसमें किताब रख के इन्होंने तैयारी करी, सब कुछ किया। एक छोटा-सा कमरा, अगर आदमी में दृढ़ संकल्प है, दृढ़ इच्छा है, वो मतलब उसमें जज़्बा है कि हमें कुछ करना है, तो न संसाधन रुकावट बनते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद संसाधन हार मान जाते हैं। जीतती है तो मेहनत, जिसमें किस्मत का रोल 2 से 5% है। 90-95% या उससे भी ज़्यादा रोल इनकी मेहनत का है। सरोज भाई ने उसको कर दिखाया है, इनको बार-बार हम बधाई देते हैं और उम्मीद करेंगे कि अभी ये बता रहे थे कि इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर्स के फॉर्म भर रखे हैं 2-3 राज्यों में। मैं दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि इनको उसमें भी सफलता दे भगवान। बस धन्यवाद।